नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकालीन साहित्य के बारे में बता रही थी। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और उसी श्रृंखला में आज मैं इसकी आदिकालीन साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में आपको समझाऊंगी। इसकी एक प्रवृत्ति है, अन्य प्रवृत्तियों के साथ साथ एक प्रवृत्ति और है, वो है छंदों का वैविध्य। आदिकाल में छंदों का वैविध्य हमें दिखाई देता है। छंदों में विभिन्नता दिखाई देती है। विभिन्न छंदों का प्रयोग इसमें किया गया। खास तौर पे वीर गाथा काव्यों में छंदों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं उनमें बहुत ही विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है, और एक प्रकार से ये काल जो है छंद क्रांति का काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया गया और उन्हें भाव प्रकाशन की सामर्थ्य शक्ति प्रदान की गई। तो जो थे छंदों का इस काल में बहुत प्रयोग हुआ, और पृथ्वीराज रासों में हमको विभिन्न छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे दोहा, गाथा, पद्धति, दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि कई छंद हमको इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो छंद थे कोई कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं थे, और बल्कि भाव प्रकाशन के लिए इनका प्रयोग हुआ है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट, और उनकी रचना जो थी पृथ्वीराज रासो, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में जो रचनाएं थी उनमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया। और इसके साथ ही अगली जो इसकी प्रवृत्ति है, अगली विशेषता है रासों का मध्य आदिकालीन काव्य की, वो है उसमें रासो ग्रंथों का भी बहुत सृजन हुआ। रासो ग्रंथ लिखे गए और पर्याप्त मात्रा में इनकी रचना हुई। अनेक ग्रंथों के नाम में हम देखते हैं कि इस काल के अनेक ग्रंथों के नाम के अंत में रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो इत्यादि। तो इन रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी विभिन्न मत हुए हैं, और कई जो विद्वान हैं, जैसे कि फ्रांसीसी विद्वान तासी ने रासो शब्द का संबंध राजसूय शब्द से लगाया है। तो जबकि इस काल में राजसूय का उल्लेख तक कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने रासों को लेकर अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन बस ये है कि इस जो था आदिकाल, इस काल में जो साहित्य था उसमें विभिन्न रासों ग्रंथों का सृजन हुआ, और विभिन्न विद्वान इसके बारे में अलग अलग मत रखते हैं कि रासों का अर्थ क्या है। लेकिन कई जो थे वो रासक जो जैसे कि कई जो रासों थे, ग्रंथ थे, वो बहुत ही इसके अंदर लिखे गए, उनकी रचना हुई, और उस तरह से इन काव्यों को मानते हैं। इसमें देखा जाए तो अलग अलग मत हैं, और रासो शब्द राजस्थान में प्रचलित रासो शब्द का ही प्रयोग है, कि जिसका अर्थ है कि बात, घटना या कथा, है ना। रासो में जो राजस्थान में रासो शब्द है उसको कहा गया है कि बात, घटना या कथा ही होता है रासो का शब्द। और राजस्थान में प्राय घटनाओं के कौतूहलपूर्ण स्मरण में सभी कहते हैं कि या कई रासो छे, यानी कि ये क्या बात है, या
क्या ये क्या कथा है या ये क्या कांड है, तो ये मत अधिक उपयुक्त और समीचीन है, क्योंकि इन रासों ग्रंथों का जो प्रणयन है वो राजस्थानी परंपरा के ज्ञाता चारण कवियों ने ही अधिक किया है। तो साथ ही ये सभी ग्रंथ कथा काव्य भी हैं और राजस्थानी भाषा में प्रचलित रासो शब्द के अर्थ से मेल भी खाते हैं। तो इस प्रकार से रासो शब्द जो है वो इसको एक इस प्रकार से इसका अर्थ लेते हैं। और इसी तरह से ही अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि इसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। जो आदिकालीन साहित्य है उसमें डिंगल और पिंगल इन दो भाषाओं का प्रयोग हुआ। और आदिकालीन साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वो बहुत ही वह आधुनिक हिंदी के से बिल्कुल भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। और इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा गया है। तो बच्चों ये तो आपको ध्यान में है कि किसके अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप को चारण कवियों ने रासों ग्रंथों में अपना प्रयोग किया है उसे डिंगल नाम दिया है। कौन कौन सी? राजस्थानी और अपभ्रंश। और इसी प्रकार से उस समय की अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिल से बनी भाषा को पिंगल कहा गया है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। तो वीरस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल और पिंगल भाषा में विद्यमान है। तो ये दोनों भाषाओं की प्रधानता हमें इस ग्रंथों में मिलती है, रासों ग्रंथों में मिलती है। और साथ ही तत्सम संस्कृत की जो तत्सम शब्दावली है उसके साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन काव्य ग्रंथों में बहुत तायत से हमको देखने को मिलता है। तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग इस आदिकालीन साहित्य की एक बड़ी विशेषता है। और साथ में जो अगली विशेषता है वो है अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। इसमें जो अलंकार हैं वो उनको उसमें दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, स्वतः ही इनका स्वाभाविक समावेश हो गया है और इन ग्रंथों में। और चारण कवियों ने तो अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का खूब सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए उन्होंने अलंकारों का सहारा नहीं लिया है। और विभिन्न अलंकार हमको इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इस तरह के जो अलंकार हैं वो इन काव्य ग्रंथों में हमको देखने को मिलते हैं। और सौंदर्य चित्रण में भी उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। उसमें वो सौंदर्य चित्रण जहाँ है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत है। और हालांकि जो रासो है उसके विशाल कलेवर में सभी अलंकार खोजने का प्रयत्न हो जाता है, लेकिन फिर भी अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता इसमें रही है। तो देखा जाए तो इसको ये हमने देखे और ये सारी की सारी प्रवृत्तियाँ हमने आदिकालीन साहित्य की देखी। तो बस निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ उस समय की परिस्थितियों की देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वो अपने में बेजोड़ है। और कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मक, भाव व्यंजना, रस योजना आदि जो है दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है, एक श्रेष्ठ साहित्य कहा जा सकता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समझ में आई होंगी। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई समस्या है, आपका कोई प्रश्न, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपका इसका उत्तर दूंगी। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको आदिकाल की व अन्य प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।